I beg you, let us speak. वेलकम मैक्रोकर्स। दोस्तों, क्या कभी आपने एक ऐसी सीरीज देखी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स अंधे हो? नहीं तो ये आपके लिए। मूवी की शुरुआत भविष्य में एक बहुत ही बुरे समय से होती है। एक वायरस की वजह से दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई है और अब 20 लाख से भी कम लोग जिंदा बचे हैं। वायरस के पूरे प्रभाव की वजह से सभी लोग अंधे हो गए हैं और उनके होने वाले बच्चे भी अंधे पैदा होते हैं। और फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजों को देख पाने की शक्ति सिर्फ एक कल्पना ही रह जाती है। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की सूंघने और सुनने की शक्ति पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वहाँ पर लोग बिना देखे अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। लेकिन इस सब की वजह से दुनिया वापस पुराने समय में चली जाती है, जहाँ टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं था। लेकिन कुछ बहुत कम मामलों में माना जाता है कि कुछ लोगों के पास अभी भी देखने की शक्ति है, लेकिन उनको राक्षस कहकर मार दिया जाता है। कैनुसा नाम के शहर को दिखाते हैं, जहां एक रानी रहती है जिसका नाम केन है। केन राक्षसों को ढूंढने वाली सेना की नेता है और साथ ही डैम के ऊपर बने शहर की देखरेख करने वाली भी केन ही है। रानी केन एक बहुत ही धार्मिक औरत है और उसको लगता है कि जिन भी लोगों के पास देखने की शक्ति है वो भगवान की इच्छा के उल्टे हैं और वो राक्षस हैं। फिर वो अपनी शक्तियों का बेरहमी से प्रयोग करती है और आंखों से देख पाने वाली बात को फैलाने वाले लोगों को मरवा देती है। इसके बाद एक बहुत ही बड़े जंगल के बीच एल्कनी जनजाति को दिखाया जाता है। एल्कनी जनजाति का मुखिया एक शूरवीर योद्धा है जिसका नाम बाबा बॉस है। बाबा की पत्नी मागर को जल्दी बच्चे होने वाले हैं और उसका ध्यान उनकी जनजाति में रहने वाली पेरिस नाम की औरत रख रही है। पेरिस वहाँ पर रहने वाली सबसे बड़ी सदस्यों में से एक है, यानी कि बूढ़ी है। फिर दिखाते हैं कि मागरा दर्द में है और अपने पति के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी काम की वजह से बाबा अपनी पत्नी के साथ नहीं हो सकता। अब उनकी जनजाति पर राक्षसों को ढूंढने वाली सेना हमला करने वाली है, क्योंकि उनको लगता है कि मागरा भी एक राक्षस ही है। और फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों को यह भी पता है कि अगर वो अपने बाबा बॉस का साथ देंगे तो वो मारे जाएंगे। लेकिन अपने सरदार की पत्नी के लिए जनजाति के सभी लोग अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे तो जनजाति के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन सुनने और बाकी शक्तियों के दम पर उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और फिर जनजाति के अनुभवी सदस्य अनुमान लगाते हैं कि दुश्मन की सेना में 200 लोग होंगे और वो खतरनाक हथियारों के साथ हैं जो उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। और फिर बाबा घोषणा करता है कि वो अपने लोगों को बचाएगा और युद्ध का सींग बजा लेता है और फिर लोगों को प्रोत्साहित भी करता है और अपनी सफलता के लिए वो एक परंपरागत डांस भी करते हैं। अब कहीं और राक्षसों को मारने वाली सेना का मुखिया तेमाक्ती जैन को दिखाते हैं, जो एक बैक्स नाम के आदमी के साथ है। बैक्स भी एल्कनी जनजाति का ही सदस्य है, लेकिन उसके और बाबा के बीच संबंध अच्छे नहीं है, इसीलिए वो मागरा को मारने में दुश्मनों की हेल्प कर रहा है और ऐसा कर वो बाबा को सबक सिखाना चाहता है। बैक्स बताता है कि मागरा कोई साधारण औरत नहीं है। पिछली सर्दियों में मागरा प्रेग्नेंट और जख्मी हालत में उनके समूह के पास एक बर्फ के तूफान से गुजर के आई थी और बाबा ने उसको अपनी पत्नी मानकर उसके बच्चों को गोद ले लिया था। तब से मागरा उन सभी लोगों के साथ रह रही है, लेकिन बैक्स को ये पसंद नहीं है कि बाबा अपनी मनमानी चलाए। फिर बैक्स सेना के सरदार को एक हार देता है जिस पर मागरा को प्रेग्नेंट करने वाले इंसान का नाम लिखा हुआ है और फिर सरदार उसको छूकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि हार पर जर्मराल नाम लिखा हुआ है और माना जाता है कि पृथ्वी पर वो एक आदमी है जिसके पास देखने की शक्ति है। रानी के आदेशों के अनुसार सेना का सरदार सालों से जर्मराल को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर जर्मराल ही मागरा के बच्चे का बाप है तो तिमाक्ती उसको ढूंढने के बहुत ही करीब है और अपनी जिंदगी के इतने बड़े लक्ष्य के पास खुद को पाकर सेना का सरदार बहुत ही खुश हो जाता है और बैक्स से एल्कनी जनजाति की सुरक्षा के तरीकों के बारे में पूछता है। और यहाँ दूसरी तरफ मागरा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और उसको महसूस होता है कि उसके शरीर में अभी भी एक और बच्चा है और फिर पेरिस उसकी मदद करती है और आखिर में मागरा को एक बेटा और एक बेटी होते हैं। फिर दिखाते हैं कि जंगल की सीमा पर जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए एक पत्थरों से बनी दीवार बनाई गई है। बाबा और उसके साथी इस दीवार को ढाल की तरह प्रयोग करते हैं और लड़ाई को शुरू करते हैं और ऐसा करके दुश्मन की सेना के बहुत ही लोग मारे जाते हैं और जब सेना उन पर हावी होने वाली होती है तो वो दीवार को तोड़ देते हैं, जिससे दीवार के पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और दुश्मन की आधी से ज्यादा सेना खत्म हो जाती है। फिर कुछ देर बाद बाबा को महसूस होता है कि राक्षसों को ढूंढने वाली आधी सेना अभी भी नदी के किनारे पर है। वो हमला करने से पहले एक तूफान की गुजरने का इंतजार करते हैं ताकि कबीले के लोगों के पास खुद को तैयार करने का ज्यादा समय न बचे। और फिर बाबा पहली बार अपने बच्चों से मिलता है, लेकिन वो उन बच्चों की भविष्य के बारे में बहुत ही चिंतित है। उनको पता है रानी की बची हुई सेना से मुकाबला करना आसान नहीं होने वाला है और फिर लोगों की जान बचाने के लिए पेरिस सभी को वहां से एक खुफिया पुल से भाग जाने का सुझाव देती है। सभी मान भी जाते हैं और पेरिस के पीछे पीछे उस पुल की तरफ निकल जाते हैं और जब उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया होता है तो वहां सेना पहुंच जाती है। शुरू में तो सेना को कबीले के लोगों के होने का पता ही नहीं होता, लेकिन जल्दी सरदार को वहां बने पुल का पता लग जाता है और वो बैक्स को उस पुल पर भेज देते हैं। अब बाबा पुल के दूसरे किनारे पहुंच जाता है और बैक्स को बचाने के बाद पुल की रस्सियों को काट देता है। वो बैक्स को अभी भी कबीले का हिस्सा मानकर बचा लेता है और पुल के टूट जाने के बाद वो कबीला भाग जाता है और एक और बार सेना का सरदार हार जाता है। यहाँ एक गार्ड सरदार के हार जाने के समाचार को लेकर रानी के पास पहुंचती है। वो मंदिर जाती है और मंदिर के परिषदों को हार हुई समाचार के बारे में बताती है।
और फिर पता लगता है कि जरमराल ने काफी समय पहले रानी की बहन को मार दिया था, इसलिए रानी किसी भी कीमत पर जरमराल को मारना चाहती है। और इसके साथ साथ दृष्टि वाला कोई भी इंसान रानी और उसके लोगों के लिए एक दानव है। अब जैसा कि रानी को जरमराल के 2 बच्चे के बारे में पता चल गया है, तो वो तीनों की जान लेने के लिए सेना की एक और टुकड़ी को सरदार तिमाकती के पास भेज देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ कबीला एक जगह पर रुक गया है और मागरा सभी को जरमराल के बारे में बताती है। वो बताती है कि जरमराल की देख पाने वाली शक्ति की अफवाहें बिल्कुल सच हैं। वो धर्म जैसी चीजों में विश्वास नहीं करती है और उसको लगता है कि उसकी दृष्टि दुनिया को बेहतर जगह बनाने में काम आएगी। उसने मागरा को पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह के बारे में बताया है जिसको कभी भी कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो जगह एक भूल भुलैया की तरह है। और फिर मागरा सभी को उस जगह लेके जाती है और सभी वहाँ बसने का तय करते हैं। अब बाबा अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर आ जाता है और फिर पता चलता है कि उन दोनों बच्चों के पास भी देखने की शक्ति है। अब कुछ समय बाद बाबा अपने बच्चों के साथ जंगल में खाना ढूंढने लगता है और तभी उन पर एक भालू हमला कर देता है। बाबा उसको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह भालू एक तीर के कारण मर जाता है और तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जरमराल है। अब वो ये जानकर बहुत ही खुश है कि उसके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। फिर जरमराल बाबा को एक डब्बे के बारे में बताता है जो कि उसको झरने के पास मिलेगा और साथ ही वो बाबा को उस डब्बे की चाबी भी पकड़ाता है और साथ ही बोलता है कि ये डब्बा तब खोलना जब बच्चे 12 साल की उम्र के हो जाएंगे। वो लड़के का नाम कोफून और लड़की का नाम हनीवा रखने का सुझाव देता है, लेकिन डब्बे में क्या है ये बताने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ गद्दार बैग्स जंगल में है और वो बाबा को जरमराल का नाम लेते हुए सुन लेता है। उसको कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है और इसीलिए वो अपनी आंटी को इस बारे में बताता है। बैग्स के माता पिता को बाबा के आदेश पर मारने की सजा दी गई थी और इस वजह से उसका सारा परिवार बाबा के खिलाफ है। फिर वो शैडो नाम की एक लड़की को चीजों का पता लगाने के लिए किराए पर रख लेते हैं। शैडो कबीले का ही हिस्सा है जो कि अपने गायब रहने की महारत कर जानी जाती है। वो गायब रहने में इतनी अच्छी है कि उसके कबीले में रहते हुए भी लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब रात को मागरा, बाबा और पेरिस जरमराल के बताए डब्बे को खोलते हैं और उसमें उनको एक खिलौने वाली नाव और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किताबें मिलती है। तीनों को महसूस होता है कि दोनों बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन वो इस बात को छुपा के रखने का तय करते हैं। पेरिस को लगता है कि किताबों में पुराने लोगों और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान हो सकता है और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको एक नई दुनिया बनाने के लिए अपने ही एक अलग रास्ते पर चलना होगा। लेकिन मागरा इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो डब्बों को जमीन में दबाने के लिए बोलती है और कभी भी इस बारे में बात न करने के लिए भी बोलती है और उसका मानना है कि वो बच्चों को हर कीमत पर इस डब्बे पे रखी हुई चीजों से दूर रखना चाहती है। और तभी पेरिस को महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो इस बारे में बात करना बंद कर देती है। बाहर शैडो बैग्स को झूठ बताते हुए बोलती है कि बाबा अंदर बस अपने बच्चों के साथ खेल रहा है और बैग्स को इस झूठ का अंदेश लग जाता है और वो अपनी अलग ही योजना बनाने लगता है। वो एक बोतल में अपना संदेश डालकर नदी में फेंक देता है ताकि किसी दिन कोई बोतल सरदार तिमाकती को मिल जाए और ऐसा वो रोज करने का ट्राई करता है। इस सब के दौरान दिखाते हैं कि रानी की सेना अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो कबीले के लोगों को ढूंढ सके। वो मागरा का पता लगाते हुए बहुत से घरों को जला लेते हैं और काफी लोगों को जान से मार डालते हैं, लेकिन सालों तक ढूंढने के बाद भी उनको मागरा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब डैम में दिखाते हैं रानी को तिमाकती का संदेश मिलता है जिसपे वो वापस घर आने के लिए कह देता है, लेकिन उस संदेश की अच्छे से जांच करने पर उसको पता लग जाता है कि संदेश में कुछ फेरबदल किया गया है और जांच करने पर उसको पता लगता है कि राज्य के लोग उसके शासन के तरीकों से खुश नहीं है। डैम की हालत बहुत ही बेकार हो रही होती है, लेकिन रानी अपने लोगों के बारे में सोचने की जगह राक्षसों को पकड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही होती है और इस वजह से ही शहर के 2 परिषदों ने तिमाकती के संदेश को बदल दिया और रानी को मारने की योजना बनाई है। लेकिन बाद में उसी दिन रानी उन दोनों को छत से टांगकर बिजली से जलाकर मार डालती है। अब धीरे धीरे कोफून और हनीवा बहुत ही बड़े हो रहे होते हैं। वो अपनी देखने की शक्ति को छुपा कर रखते हैं, लेकिन वो दोनों अपने कबीले और उसमें होने वाली चीजों को उस तरीके से देख पा रहे होते हैं जैसा किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था। और ऐसा होते होते अब 12 साल गुजर जाते हैं और अब वो समय आ गया है जब दोनों बच्चों को किताबें दी जानी है। पेरिस तो जरमराल के बताए गए आदेशों को मानना चाहती है, लेकिन मागरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे सामान्य जिंदगी जिए। वो दोनों बच्चों को दुनिया के साथ जंग करने के लिए नहीं भेजना चाहती है। पेरिस उसकी चिंताओं को बड़ी अच्छे से समझती है, लेकिन दुनिया के अच्छे बनने के लिए किसी माँ की भावना बीच में नहीं आ सकती। इसलिए वो रात को चुपचाप बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनके पापा की छोड़ी हुई किताबें उनको देती है। शुरू में वो अपनी माँ के खिलाफ जाने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इस बारे में बात करते हैं और किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाहर बाबा उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो दोनों बच्चों को अपना रास्ता चुनने का पूरा हक देता है। वो पेरिस से बच्चों के बारे में बात करता है और मागरा से किताबों के बारे में छुपा के रखने का ट्राई करता है,
क्योंकि उनको पता है कि अगर मागरा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो सभी किताबों को जला देगी। अब अगले कुछ महीनों तक रोज बच्चे अपनी माँ से छुपकर शब्दों को पढ़ना सीखते हैं और कुछ समय बाद वो पूरे एक वाक्य को पढ़ रहे होते हैं, जिसकी मदद से उनको पुराने समय के बारे में बहुत ही ज्ञान मिलता है। अब नदी के किनारे एक छोटी बच्ची को एक बोतल मिलती है और ये वही बोतल में से एक है जिसमें बैक्स सरदार तिमाकती को संदेश भेजता है। अब बहुत समय तक जरमराल को ढूंढते हुए नाकाम होने के बाद सरदार तिमाकती वापस घर जाना चाहता है और वो अपनी रानी के सामने घुटने टेक कर कहता है कि वो अपने साथ 100 से ज्यादा घोड़े, बहुत सारा अनाज और ऐसी बहुत सी चीजें लेकर आया है जो कि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन वो कहता है कि जिस काम के लिए उसको भेजा गया था वो उसमें नाकाम रहा और वो ये भी कहता है कि वो इसकी सजा पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। लेकिन वो अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि वो खुद को मारना चाहता है और ऐसा कर उसको एक योद्धा की तरह याद किया जाएगा, न कि मरे हुए इंसान की तरह। रानी भी मान जाती है और उसको बांध के ऊपर से छलांग मारने का आदेश देती है और फिर कुछ समय बाद ही बैग्स की भेजी गई बोतल रानी के पास आ जाती है और ऐसा कर उसको दोनों बच्चों के रहने की जगह का पता चल जाता है। और जब सरदार बांध से कूदने वाला होता है तभी रानी उसको रोक लेती है और बैग्स के भेजे संदेश को दिखाती है और इस जीत से रानी इतनी खुश हो जाती है कि वो सरदार तिमाकती की बाहों में रोने लगती है। दूसरी तरफ हनीवा और कोफून को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होने की आवाज आती है और पता लगता है कि बैग्स और उसकी आंटी के बीच हुए रिश्तों की वजह से उनका एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और सभी इस घटना से हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक जरूरी समस्या पर ध्यान जाता है। कबीले में लोगों की कमी होने के कारण वहाँ के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ अलग रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। पेरिस को लगता है कि उन्हें दूसरे कबीलों के त्योहारों में जाकर उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए और बाबा इस बात को लेकर उलझन में है क्योंकि वो कबीलों को छुपा कर रखना चाहता है। लेकिन जब सभी लोग पेरिस का साथ देते हैं तो बाबा को इस बात को मानना ही पड़ता है। अब बाबा अपने बच्चों को वहीं रहने को बोलता है और सभी गांव के लोगों को अपने पुरानी पहचान को छुपाए रखने को बोलता है और इस तरह से वो अपने घरों को रहने की सीमा से बचा सकते हैं। बाबा मागरा और कबीले के सभी लोगों के जाने के बाद कोफून और हनीबा उनका पीछा कर रहे होते हैं और फिर वो रात को एक बाजार जैसी दिखने वाली जगह पर रुक जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग त्योहार को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुछ समय में पता लग जाता है कि ये त्योहार दृष्टि वाले लोगों को जलाकर मारने के लिए मनाया जा रहा है और बहुत सारे अंधे लोग जिन पर दृष्टि होने का झूठा आरोप लगाया गया है उनको आग में डालने के लिए बांध दिया गया है और एक पुजारी उनको राक्षस बोलकर उनके ऊपर आग लगा देता है। और वहाँ हनीबा और कोफून भी इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे वो भी अंधे हैं। वो लोगों को आग के चारों तरफ घूमते और एक दूसरे को प्यार करते हुए देखते हैं। पेरिस और मागरा भी इस दृश्य को महसूस करती हैं। पेरिस बोलती है कि वैसे तो लोग रानी की सेना से बचे हुए हैं लेकिन रानी की सोच बहुत ही जल्दी फैल रही है और लोगों को राक्षस बना रही है। लेकिन कोफून ये सब देख नहीं पाता और वहाँ सभी लोगों को छोड़कर दूर चला जाता है और जब कोई आसपास नहीं होता तो वहाँ आकर कोई उसका अपहरण कर लेता है। सिर्फ कोफून ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों को बेचने के लिए उठा लिया गया है। और फिर हनीबा अपने भाई के न मिलने पर जल्दी से जाकर अपने माँ बाबा के पास जाती है और फिर कोफून को ढूंढने के लिए एक समूह बनाया जाता है जिसमें बाबा, मागरा, पेरिस और हनीबा और भी कई लोग हैं। और इस सब के दौरान बच्चों को बेचने वाले लोग सभी बच्चों के साथ होते हैं और उनका हाथ और मुंह बंद कर उनको एक दूसरे शहर में लेके जा रहे हैं। अब 1 घंटे बाद वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां सभी के हाथों को खोल दिया जाता है और जमीन पर बिठा दिया जाता है। फिर बाबा और उसके साथी कुछ समय पहले जलाई गई एक लकड़ी के पास पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि बच्चों को ले जाने वाले लोग वहां कुछ समय पहले रहे होंगे। अब इस बात का उनको पक्का पता नहीं होता लेकिन तभी हनीबा का ध्यान उसके भाई के लिखने के संदेश पर जाता है और उस संदेश में उसने निशानों का पीछा करने को कहा होता है। और जब हनीबा सभी लोगों को इस बारे में बताती है तो मागरा बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। मागरा हैरानी में हनीबा से पूछती है कि तुम कैसे जानती हो कि उसने कोई निशान छोड़ा है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? और फिर उसको आखिरकार पता ही लग जाता है कि उसके दोनों बच्चे पढ़ना जानते हैं। मागरा अब गुस्से में है लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि वो अभी अपने बच्चों को ढूंढे। बाबा और उसके साथी भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां कोफून और बाकी बच्चों को नौकर बनाने के लिए रखा हुआ है। बाबा सभी को वहीं रहने को बोलता है और खुद अकेले अंदर जाता है। हनीबा उसके साथ आने के लिए जिद करती है लेकिन बाबा नहीं चाहता कि हनीबा उसके दुश्मनों के सामने आए और बाबा के रूप को देखे। बाबा की आधी जिंदगी ऐसे ही लोगों को मारने में निकली है और इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी ऐसा करते हुए उसको देखे। वो चुपचाप पहरा करते हुए इंसान पर हमला करता है और उसको बाकी पकड़े हुए बच्चों के पास ले जाने के लिए बोलता है। कोफून उनको आते हुए देख लेता है और अपने पापा को चेतावनी देने के लिए आवाज निकालता है। उसके पापा आवाज को सुन लेते हैं और फिर वो एक जानवर की तरह लड़ने लगता है और सभी अपहरण करने वाले लोगों को एक एक करके मार डालता है। लड़ाई के खत्म होने के बाद उसका बेटा भी उसको पहचान नहीं पाता और आखिर में बाबा गैंग के मुखिया को पकड़ लेता है और उसके गले में मारकर उसको जान से मार डालता है। अब इस तरह आखिरकार कोफून अपनी माँ से मिलता है जो उसको मिलते ही गले लगा लेती है। लेकिन अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी चीज उसकी माँ से छुपाने के लिए उसकी माँ उसको अपने से दूर कर लेती है। और जब वो गांव पहुंचते हैं तो दोनों बच्चे अपनी माँ से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि उनको दी गई किताबों के हिसाब से किसी दिन उन दोनों को बहुत ही दूर जाना होगा
अब मागरा बड़ी भावुक होकर उनको गले लगा लेती है और समझ जाती है कि उन दोनों की अलग ही दुनिया है। बाहर बाबा एक कुत्ते को भौंकते हुए सुन लेता है और महसूस करता है कि उनकी तरफ रानी की सेना आ रही है और फिर गांव की तरफ आते हुए सेना दिखाई देती है। इसके दौरान मागरा एक छोटी थैली निकालती है जिसके अंदर कुछ जरूरी चीजें होती हैं और इससे पहले कि वो थैली अपने बच्चों को दे पाती, सेना के हमला करने के बाद कबीले में पहुंच जाती है और बैग सभी कबीले वालों से बोलता है कि मागरा को हमको रानी के पास देना होगा तभी हम बच पाएंगे। अब कोफुन गुस्से में स्थिति का फायदा उठाते हुए बैग्स को बंदी बना लेता है और फिर बैग्स का प्रयोग करके कोफुन और उसका परिवार गांव से दूर चला जाता है। उसके पीछे पीछे शैडो भी आती है जो कि उनके सफर में उनका साथ देना चाहती है और जब बाबा और उसका परिवार काफी दूर पहुंच जाता है, हनीवा बैग्स को मारना चाहती है लेकिन कोफुन उसको जाने देता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो लोग राक्षस नहीं है जैसा कि उनको समझा जाता है। और जब सभी वहां से चले जाते हैं तो बैग्स वापस गांव में जाकर सेना के मुखिया तिमाक्ती को उनके भागने के बारे में बताता है। सेना पूरे गांव को चाकू की नोक पर रखती है और तिमाक्ती बोलता है कि कोफुन और हनीवा के नाम मिलने तक गांव के सभी लोगों को राक्षस माना जाएगा। दूसरी तरफ बाबा और उसके परिवार एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और फिर वो एक नाव में वहां से निकलते हैं। उनके वहां से निकलने से पहले ही उनको दुश्मन की सेना घेर लेती है। सरदार तिमाक्ती बोलता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जरमराल के बच्चों का पता लगाने में निकाली है और इतने पास पहुंचकर अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। साथ ही बोलता है कि अगर वो लोग सरदार के साथ नहीं आएंगे तो पूरे गांव के लोगों को मार दिया जाएगा। और फिर दुश्मन के सैनिक पानी में नाव के करीब पहुंच जाते हैं और जब एक सैनिक ज्यादा पास आ जाता है तो बाबा उसको मार देता है और इसकी वजह से बाकी सैनिकों को नाव की सही लोकेशन का पता लग जाता है। अब इसकी वजह से दोनों दलों के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच में हनीवा बैग्स को एक तीर मार देती है। फिर बाबा किसी तरह से नाव को गहरे पानी की तरफ लेके जाता है। अब जैसा कि सेना के पास कोई नाव नहीं है इसलिए सेना दोबारा बाबा और उसके परिवार से दूर हो जाती है और सेना का सरदार बैग्स को तड़पने से बचाने के लिए उसको मार देता है और एक सिपाही को गांव के सभी लोगों को मारने के लिए बोलता है। पेरिस जो कि नाव पर ही है वो सभी को जरमराल के छोड़े एक नक्शे को दिखाती है। उनके पास दो रास्ते हैं जिनमें वो नक्शे की बताई गई नदी से होते हुए जा सकते हैं और दूसरा रास्ता उनको जंगल से होते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकता है। अब वो सभी वोट करते हैं और जरमराल के नक्शे पर जाने का तय करते हैं लेकिन मागरा इस बात से खुश नहीं है लेकिन वो इस बात को लेकर बहस नहीं कर सकती। अब कुछ देर बाद वो नदी के किनारे रात को आराम करने के लिए रुकते हैं। दूसरी तरफ रानी को बाबा और उसके परिवार के दोबारा बच निकलने की खबर लग जाती है और परिषद के सदस्य रानी को राज्य पर ध्यान देने के लिए विनती करते हैं क्योंकि राज्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और तभी पता चलता है कि कभी रानी जरमराल के साथ प्यार में हुआ करती थी लेकिन वो रानी के प्यार को समझ नहीं पाया और लोगों को लगता है कि उन पर एक प्यार में पड़ी रानी शासन कर रही है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है। उसके अहंकार की वजह से ही राज्य ने बहुत लोग और संपत्ति को खो दिया है और सभी लोग इस बात को भी बोल रहे होते हैं। फिर रानी जल्दी से मीटिंग को छोड़कर चली जाती है और बाद में परिषद के उन सभी सदस्यों को मरवा देती है जो उसके खिलाफ थे। अब अगली सुबह जब बाबा और उसके साथी जागते हैं तो उनका सभी सामान गायब हो चुका है। जो छोटी थैली मागरे के पास थी वो भी गायब हो चुकी है और जब वो सामान ढूंढ रहे होते हैं कोफुन को कुछ दूर एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ रानी को बताया जाता है कि लोग उसको रानी के सिंहासन से हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लोग उसको परिषद के लोगों को मारने के लिए सजा देना चाहते हैं। और फिर लोगों के साहस को देखकर रानी बड़े गुस्से में पूरे राज्य को खत्म करके अकेले ही जरमराल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो बांध को बंद कर देती है जिसकी वजह से बांध तेजी से चलने लगता है और जैसे ही बांध में पानी भरता है वो टूटने लगता है और रानी जल्दी से एक कुत्ते और अपने एक साहब के साथ वहां से निकल पड़ती है और राज्य के सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों